अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर दिए जाने वाले आकर्षक विज्ञापनों को पढ़कर कुछ महिलाएं इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि वो विज्ञापन में दिए गए तथ्यों की छानबीन किए बिना ही शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला ले लेती हैं और उसके बाद जब हकीकत सामने आती है तो पछताने के अलावा और कोई काम ही नहीं रह जाता। अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर शादी के विज्ञापन में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ जाता है। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंसकर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं और जब तक उन्हें हकीकत पता चलती है तब तक उनका बहुत कुछ लुट चुका होता है। शादी के विज्ञापन के जरिए अनुष्का का भी यही हाल हुआ और उसको भी शातिर ठगों के जाल में ऐसे फंसना पड़ा कि उन्हें अपनी कमाई के लाखों रुपयों से हाथ धोना पड़ा। क्या थी अनुष्का की पूरी कहानी, हम जानेंगे आज विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चले और अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि अनुष्का की पूरी कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीतानगर की रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों से हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब पिता ने उसकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत होती है और अपने पति के साथ ही होती है। वहाँ उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन में वह खुश थी और इसी बीच में वह एक बेटी की माँ बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पति से उसके मतभेद हो गए और हालत यह हो गई कि उसका ससुराल में रहना दुबार हो गया, तो वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे और दामाद दोनों को समझाया और समझा बुझाकर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया और यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी और इसलिए अब अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को ऊंची तालीम दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया और कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और उसे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी उस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट से MBA कर रही थी और अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अब उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए कभी कभी जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी और इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। वैवाहिक विज्ञापनों की इस साइट पर राजीव यादव एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताया था और वह भी अपने लिए जीवन संगिनी तलाश रहा था। राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च करने के दौरान उसकी नज़र अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्दी ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को IPS अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में DIG के पद पर है और वह वहां अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया
तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी की जिंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया और कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई से MBA की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर दी और इसके बाद दोनों के बीच फ़ोन पर अक्सर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था तो उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहाँ रहते हुए एक बम विस्फोट में उसकी भी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया कि वो 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नज़दीकी लोगों के बीच एक शादी समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट आएगा। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आ गया। शादी करने से 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है और उसमें ATM कार्ड और अन्य कार्ड थे। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं या कहीं खो जाते हैं। इसलिए उसने राजीव से यह कहा कि जो ATM कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दें ताकि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाली पति को यह सुझाव तो दे दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि राजीव यह छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फांसने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फ़ोन पर रोज़ाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी थी। 13 दिसंबर की दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिनों बाद वे एक दूसरे को पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी और ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। एक एक पल का वह बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध पाती, उसे ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा, अनुष्का, मेरे साथ एक वाक़या हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में एक गोली लग गई है और इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूँ। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई और वह फ़ोन पर ही इस घटना पर दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि कल मेरा ATM कार्ड कहीं गिर गया था और यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की ज़रूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दोगी। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा देगा। कुछ ही देर बाद अनुष्का के फ़ोन पर राजीव द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक का खाता नंबर भेजा था और अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉर्पोरेशन बैंक के खाता नंबर 124-800-10-100-3359 में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्दी ही ठीक हो जाए, क्योंकि राजीव उसका होने वाला पति था और इसीलिए उसका ध्यान उसकी तरफ ही लगा हुआ था। वह दिन में कई बार फ़ोन करके उसका हालचाल मालूम करती रहती थी। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक न होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ले जाया जा रहा है और वहाँ उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा खर्चा होने वाला है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजीव को कुछ हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए खाता नंबर में 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर जो शादी की तारीख मुकर्रर की गई थी, वह अचानक आई विपदा की वजह से निकल गई।
और धीरे धीरे 2013 बीत गया। नया साल 2014 भी आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर वह राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस और अन्य वजहों की वजह से वह चेन्नई नहीं जा सकी और वह फ़ोन पर ज़रूर उससे संपर्क में रही। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता ना करे और जितना भी संभव हो वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया है कि इलाज लंबा चलेगा और जिसमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम ज़रूरत के मुताबिक पैसे देती रहना और ठीक होने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे आप पैसों की चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, अनुष्का बोली। अनुष्का, मेरे एक दोस्त हैं अजय सिंह यादव जो यहीं पर डीआईजी है। मैं उनका आईसीआईसीआई बैंक का खाता नंबर एसएमएस कर रहा हूँ। तुम उसमें भी पैसे भेज सकती हो। पैसे भेजने के बाद तुम मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, राजीव ने बताया। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का लगभग बैंक खातों में राजीव यादव के 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को और ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को वह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई भी पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती ही नहीं है, जबकि राजीव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल में भेज दिया हो? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और कई बार फ़ोन मिलाने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ मिलता रहा, तो वह निराश होकर कानपुर वापस लौट आई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन मिलने पर बात हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती हुआ था। राजीव ने उससे पैसों की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे ना होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो उसने वह नाम नहीं बताया, बल्कि उससे फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा। उसने राजीव को आईसीआईसीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कोऑपरेटिव बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गई कि ये खाते किस नामों पर हैं। उसे पता लगा कि आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के नाम से थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉर्पोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात करता था वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव यादव ने फ़ोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उसे आईएएस अकेडमी मसूरी भेजा जाएगा और वह वहाँ कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूँकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने में असमर्थता जता दी और पैसे न मिलने की बात सुनकर राजीव यादव ने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे न मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खातों में उसने मोटी रकम ट्रांसफ़र की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम का डीआईजी बताया था, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहाँ कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का का शक गहरा गया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिली और उन्हें अपने साथ घटी पूरी कहानी बता दी।
रविंद्र यादव को यह मामला काफ़ी गंभीर लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के पास भेज दिया और साथ ही डीसीपी को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई करें। डीसीपी ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी और साथ ही उन्होंने एसीपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, अतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार, उपेंद्र, कांस्टेबल राजीव सहरावत, विपिन, संदीप आदि को शामिल किया गया। जिस फोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था वह उसने बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उस कॉल डिटेल्स का अध्ययन करके यह जानने में जुट गई कि राजीव यादव की आखिर और किस किस से बात होती है। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का ने 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे उनकी भी जांच पड़ताल की गई। इस जांच से पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है और जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बताया था वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने पर पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का है। ये दोनों ही अपने अपने घरों से फरार थे और उनकी तलाश के लिए मुखबिर भी लगा दिए गए थे। इसी बीच 21 मार्च 2014 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि अजय यादव आज अपनी होंडा सिटी कार DL4CH 9066 से गुड़गांव आया नगर जाएगा। यह खबर मिलते ही पुलिस टीम बॉर्डर पर पहुंच गई और उधर से गुजरने वाली कारों पर नज़र रखने लगी। उसी दौरान पुलिस को उक्त नंबर की होंडा सिटी कार आती दिखी तो उसने उसे रोक लिया और उस समय कार में ड्राइवर के अलावा अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। कार रुकते ही ड्राइवर बोला, आपको पता नहीं गाड़ी किसकी है? नहीं, बताओ तभी तो पता चलेगा। एक पुलिसकर्मी बोला, ये गाड़ी DIG साहब की है और गाड़ी में बैठे हुए हैं, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, कार में बैठे शख्स ने ड्राइवर से बात कर रहे पुलिसकर्मी को इशारे से अपने पास बुलाया। पास में खड़े SI विनय त्यागी कार में बैठे उस शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स ने खुद को DIG इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया। SI विनय त्यागी को यह जानकारी मिल ही चुकी थी कि अजय यादव बहुत ही शातिर किस्म का है और इसलिए उन्होंने उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो वह ID कार्ड तो क्या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखा सका जिससे यह साबित हो सके कि वह पुलिस में है और लिहाजा वह उन दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लेकर आए। ऑफिस में जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम अजय यादव उर्फ राजीव यादव व अमित चौहान बताए और उसके खिलाफ ही अनुष्का ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि अजय यादव बहुत अच्छे परिवार से है और उसके पिता IAS ऑफिसर थे। प्रतिष्ठित परिवार का अजय यादव एक ठग कैसे बना, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक IAS ऑफिसर का बेटा पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मामूली था और उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अपने पिता को जिस तरीके से हाव भाव में बात करते हुए देखता था वह उन चीज़ों को सीखता चला गया और इसके बाद उसके दिमाग में शॉर्टकट से पैसे कमाने का तरीका दिमाग में काम करने लगा और इसके बाद वह उसी रास्ते पर चलने लगा। और इसके बाद मैट्रिमोनियल साइट पर जब लड़कियां अपना प्रोफाइल भेजती थी तो वह अपने प्रेम जाल में फंसाता था और इसके बाद उनसे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता था और इस तरीके से अजय सिंह यादव की पूरी कहानी सामने आई। तो दोस्तों, किस तरीके से ठगी का काम चलता है। तो दोस्तों, यह है पूरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, थोड़े दिनों के लिए, हो सकता है 2-4 दिन के लिए, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ना दे पाऊँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हाँ, स्टोरीज आपके पास आती रहेंगी, लेकिन अगर कमेंट्स ना आ पाएँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कमेंट्स बताने बंद कर दिए हैं। जल्दी ही आपके कमेंट्स दोबारा से वीडियो के माध्यम से आएंगे, तो कमेंट करना आप मत भूलिए। बाकी 2-4 दिन के बाद सिलसिला फिर से कंटिन्यू होगा और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।